हाय फ्रेंड, दिस इज यूपीएससी ग्रोथ हब। तो आज हम 22 जून के पीआईबी की जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की न्यूज़ हैं उनको कवर करेंगे। तो 22 जून की जो टॉप जो न्यूज़ थी उनमें फर्स्ट है, न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान योजना दिशा 2.0 पहल। और इससे पहले दिशा योजना शुरू की गई थी। 8 प्रमुख उद्योगों में नई 8 प्रमुख उद्योग हैं जो हमारे जैसे आईआईपी के अंडर कवर किया गया है, उनको देखेंगे। और ऑक्शन प्रोटोकॉल जो नाफेड के लिए शुरू किया गया है किसानों की फसलों के बिक्री के लिए। जो राखी गड्डी में जो मानव कंकाल मिले हैं उनके बारे में देखेंगे। और डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग ने असम के साथ एक एमओयू साइन किया है, उसके बारे में देखेंगे। और आधार ऐप डाउनलोड का आंकड़ा 31 मिलियन को पार कर चुका है। तो आगे न्यूज है, लंबित श्रम मामले और आईएएस की ई सिविल सूची 2026 जिसे जीएस पेपर 2 और 4 से लिंक कर सकते हैं। कवच जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जीएस पेपर 3 में कवर है। भारत का उभरता हुआ टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम जो साइंस एंड टेक के जीएस पेपर 3 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पॉलिटी के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम के बारे में देखेंगे। और ठीक है, और सुशासन और जनविश्वास से जीएस पेपर 2 के गवर्नेंस टॉपिक। और जीएस पेपर 4 में एथिक्स में जो हमारा गुड गवर्नेंस सुशासन है और जनविश्वास जो नीति निर्माण में सहायक है के बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो फर्स्ट न्यूज है, न्याय तक समग्र पहुंच को मजबूत करने के लिए जो दिशा 2.0 शुरू की गई है। इससे पहले दिशा योजना शुरू की गई थी। तो ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसे वर्ष 2026-27 से 2031 की अवधि के लिए शुरू किया गया है। और यह 16वें वित्त आयोग के चक्कर के लिए 255 करोड़ के परिव्यय के साथ लागू की गई है। प्रौद्योगिक सक्षम न्याय वितरण और केंद्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म एआई संचालित न्याय सेतु चैटबॉट के साथ। तो दिशा 2.0 की 4 घटक हैं, जिसमें दिशा के तो जो पहले दिशा योजना की उसके 3 घटक और एक नया घटक जोड़ा गया है जिसे हम आगे कवर करेंगे। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। ठीक है, तो दिशा 2.0 भारत की प्रस्तावना जिसमें सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात की गई है। और अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार, 21 जीवन जीने के अधिकार और 29 39A में जो हमारे न्याय तक पहुंच के बारे में संवैधानिक जनादेश है उनको कवर किया गया है। तो यह एसडीजी 16 से लिंक है जिसे हम निष्कर्ष में भी यूज कर सकते हैं। तो जो हमारा चौथा जो 3 तो उसी के चौथा जो नया जोड़ा गया है उसमें है विधि संजीवनी नामक नया चैटबॉट है जो एआई संचालित है और केंद्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो दिशा 2.0 की 4 घटकों में देखते हैं। सबसे पहले टेलीलॉ वंचितों तक पहुंचे। तो इसमें ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम स्तरीय उद्यमियों द्वारा 2,50,000 जो हमारे कॉमन सर्विस सेंटर हैं, कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से और ग्राम स्तरीय उद्यमियों के माध्यम से इसे लागू किया गया है। इसमें 784 जिले हैं, 112 आकांक्षी जिले और 500 आकांक्षी ब्लॉकों को कवर किया गया है। जो एआई एकीकरण, बहुभाषी पहुंच और डिजिटल प्लेटफॉर्म के उन्नयन के माध्यम से कार्यक्रम को मजबूत करेगा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है हमारा न्याय बंधु पहल। न्याय बंधु पहल में जो नालसा एक्ट है 1987 उसके तहत उसकी धारा 12 के तहत निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की गई है। इसमें निःशुल्क अधिवक्ताओं की नियुक्ति और निःशुल्क कानूनी हब योजना के अंतर्गत इसे लागू किया है। नालसा के अंदर किस किस को जो निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाती है वो हमारे पॉलिटी में कवर किया गया है, जिसमें महिलाएं, बच्चे, औद्योगिक कामगार, एससी और एसटी के लोग, दिव्यांगजन,
हिंसा आदि को ठीक है में उपयुक्तता करना समावेशन तो इस भाग और समय था सकता जिसमें सीएस सर्विस जो नया ये उनके डैशबोर्ड यही संचार व्यापकता और जीवन की सुगमता अधूरी है। आगे देखते हैं यह पूर्व की दिशा योजना को कब लागू किया गया था 31 मई 2026 तक थी ये योजना 31 मई 2026 जो 250 करोड़ रुपए के साथ इसे लागू किया गया था जिसमें अधिक मुकदमेबाजी पूर्व कानूनी सहायता न्याय बंधुओं के अंतर्गत 31 राज्य केंद्र शासित प्रदेश और अधिवक्ताओं कानूनी सहायता और जागरूकता आयोजित की गई थी। ठीक है तो लास्ट में हम इस टॉपिक से रिलेटेड जो प्री में क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। तो अभी मैंने आपको नालसा 1900 के अंडर जो धारा 12 के तहत निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जो पात्रता है उसे पॉलिटी जो हमारे एमएक्स में काम था उसमें भी कर क्या उसमें आप पढ़ सकते हैं जो अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है उसके आधार पर देखते हैं कि जिस व्यक्ति की वार्षिक आय 1 लाख से कम होती है मैंने आपको बताया था। ठीक है 2 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर तो ये भी ठीक है। अब देखिए किसी स्पेसिफाई के बारे में बताएगा मतलब ओबीसी के लिए स्पेसिफाई कर दिया गया है 3 लाख से कम तो ओबीसी की इसमें कोई बात भी नहीं हुई है। सभी वरिष्ठ नागरिक तो सभी वरिष्ठ नागरिक नहीं है इसमें तो हमारा 3 भी गलत हो जाएगा और 4 भी तो ये सही है। आगे देखते हैं आगे एक और भी आएगा जो 2013 में आया है तो नालसा मतलब राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में है तो इसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को समान अवसर के आधार पर मुफ्त सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करना। ठीक है ये भी हमने देख लिया। यह राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को देश भर में कानूनी सहायता कार्यक्रम योजनाओं को लागू करने के लिए दिशा निर्देश जारी करता है। ठीक है ये भी देख लिया तो दोनों ठीक है तो इसमें हमारा सी हो जाएगा। आगे देखते हैं आगे हमारी दूसरी है लंबित श्रम मामले तो लंबित श्रम मामले क्यों होते हैं क्योंकि जो हमारे श्रम कानून है कानून एक तो उनकी संख्या अधिक होना और दूसरा उनका लागू मतलब इम्प्लीमेंटेशन है वो ठीक से नहीं हो पाता है और तीसरा जो जागरूकता से रिलेटेड भी है और कानून की जटिलता हो गया तो इसमें देखते हैं कि किसी के निस्तारण के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंडर में आपको याद रखना है। ठीक है बस इतनी न्यूज़ इसमें काफ़ी है। तो हम देखते हैं कि अब हमारे पास 4 श्रम संहिता है तो इसमें है वेतन संहिता 2019 औद्योगिक संबंध संहिता 2020 सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएं। तो वेतन संहिता में जो न्यूनतम मजदूरी समान वेतन और समय एवं भुगतान शामिल है इसमें संगठित और असंगठित दोनों श्रमिक शामिल होते हैं। संगठित में तो हमारे जो 10 व्यक्तियों से अधिक की इकाइयों को संगठित में शामिल किया जाता है और जो 10 से कम व्यक्ति की उन्हें असंगठित में शामिल किया जाता है। दूसरी औद्योगिक संबंध संहिता इसमें ट्रेड यूनियन औद्योगिक विवाद छटनी एवं बंधीकरण मतलब कितने समय के लिए उसे अपॉइंटमेंट किया गया है कितने आपकी ड्यूरेशन के लिए और फिर फायर का ये सारे नियम इसमें होते हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता में जो हमारी ईएफपी ग्रेजुएटी ईएसआई और यह दोनों संगठित और श्रमिकों के गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर होते हैं जैसे जोमेटो हो गया हमारा ब्लिंकिट ये उनके लिए
उनको भी इसमें कवर किया गया है। सामाजिक सुरक्षा संहिता में जो दुर्घटनाओं से संबंधित जो मुआवजा होता है उसको भी कवर किया गया है। व्यावसायिक सुरक्षा एवं कार्य दशाओं में कारक की सुरक्षाएं और स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ ही इसमें कार्य के मानकों को भी परिभाषित किया गया है। तो इन सभी से क्या होगा कि हमारे जो श्रम विवाद है उनको जल्दी निपटान से रोजगार में दक्षता बढ़ेगी और जो उत्पादन है वो भी अधिक होगा, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा और श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, रोजगार सृजन होगा और श्रम कानूनों का सरलीकरण होगा। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट में देखिए नई संबंध संहिताएं हैं, उनके बारे में हम ब्रीफ में देखें तो ये स्लाइड में देखिए तो फर्स्ट नौकरी सुरक्षा में कमी की आशंका। तो औद्योगिक श्रम संहिता छटनी और बंदीकरण की सीमाएं बढ़ाई गई हैं। तो देखो पहले क्या था कि 300 की जो इकाइयां होती थी उनको सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती थी, लेकिन अब 300 से जो प्लस हैं 300 से प्लस इकाइयां हैं उनमें कोई पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है और हायर और फायर की प्रवृत्ति भी बढ़ती जा रही है कि मतलब जब चाहिए आपको हायर कर लिया और कंपनी पर डिपेंड करता है वो आपको जब चाहे निकाल सकती है। तो हायर एंड फायर की प्रवृत्ति बढ़ गई। दूसरी देखिए ट्रेड यूनियन की शक्ति। अब जो ट्रेड यूनियन बनाने की जो प्रक्रिया है उसको जटिल कर दिया गया। अब मान लीजिए हम किसी चीज को बनाने की प्रक्रिया है उसको ही जटिल कर देते हैं तो मतलब उस चीज की कमी हमें देखने को मिलती है। तो एक यूनियन को मान्यता देना और श्रमिकों में सामूहिक सौदेबाजी भी कमजोर, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर की असुरक्षा, उन्हें सिर्फ एग्रीगेटर की जिम्मेदारी के रूप में माना गया है। और फिर सामाजिक सुरक्षा का अपर्याप्त कवरेज है, जिसमें सामाजिक सुरक्षा को वित्त पोषण और संसाधनों की कमी हमें देखने को मिलती है। और मतलब असंगठित क्षेत्र में तो हमें विशाल कार्यवृत्त लाभ हो जाना एक चुनौती है, क्योंकि पूरे देश में कितनी असंगठित इकाइयां, गांव में छोटी छोटी मतलब असंगठित इकाइयां भी मौजूद हैं जो मतलब नियमों को अनदेखी करते हुए कार्य कर रही हैं। तो उनके श्रमिकों को कार्यस्थल पर जो मुहैया होनी चाहिए वो नहीं उपलब्ध हो पाती, तो उनके लिए एक चुनौती का कार्य हो सकता है। तो महिलाओं के लिए प्रावधान कमजोर, जो इकाइयों में जो आम शिकायत निवारण तंत्र होता है उसमें महिला का होना जरूरी है, लेकिन हम देखते हैं कि कई इकाइयों में तो ये शिकायत निवारण समितियां तो मौजूद ही नहीं है। सिक्स हमारा राज्यों में असमान क्रियान्वयन, मतलब सभी राज्य हैं वो जो ये श्रम संहिताएं हैं उनके अनुपालन मतलब अलग अलग तरीके से करते हैं। तो हमें एक राष्ट्र एक श्रम कानून का उद्देश्य कमजोर हो सकता है। निश्चित अवधि के रोजगार से अस्थिरता बढ़ने की आशंका, कार्यस्थल निरीक्षण और अनुपालन में दिलाने की आशंका, छोटे प्रतिष्ठानों कानून का उल्लंघन बढ़ जाता है। तो अभी मैंने बताया ना आपको कई सारी छोटी इकाइयां हैं। तो निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष में श्रम संहिता की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आर्थिक विकास और श्रमिक कल्याण के बीच संतुलन स्थापित किया जाए और क्रियान्वयन को मजबूत किया जाए। मतलब किसी भी योजना का जो लागू है उसका क्रियान्वयन तंत्र मजबूत होना चाहिए, जो ग्रास रूट लेवल जो निचले स्तर पर लोग हैं उन तक योजना का लाभ पहुंच सके। तो आगे हमारी न्यूज है 8 प्रमुख क्षेत्र को के लिए सूचकांक की खबर है। तो इसमें 8 प्रमुख क्षेत्र को सूचकांकों की अंतिम वृद्धि दर 1.8% दर्ज की गई है, जिसमें इस्पात, सीमेंट और बिजली के उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। तो इस 8 प्रमुख में कौन कौन सा है? कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, उर्वरक हो गया हमारा, और इस्पात, सीमेंट और बिजली। तो इसको याद करने के लिए हम एक ट्रिक भी यूज करते हैं, CCEFGRIC। कोल, ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर, नेचुरल गैस और रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, स्टील एंड सीमेंट। कहाँ गया रे, एक मिनट रुको, सॉरी। तो इसको जो मतलब इनको जो भारांश के आधार पर याद रखना इम्पोर्टेंट है, मतलब कौन से को कितने भारांश पर रखा गया है। तो आईपी में उसे
40.27 भारांक है। तो हमारे आईआईपी में मैन्युफैक्चरिंग माइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये 3 मेजर इंडस्ट्री को कवर किया गया है। तो इसे याद रखने की ट्रिक मतलब जो भारांश के आधार पर है RESCO और GC और फर्टिलाइजर हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इम्पोर्टेंट, बस इतना ही काफी था इसमें। जो नफेड के तहत ऑक्सन प्रोटोकॉल नेफेक्स इनका शुभारंभ किया गया है। तो इसमें बच्चों के लिए नफेड कल्याण छात्रवृत्ति और दृष्टि इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रोटोकॉल और ERF प्रोटोकॉल का शुभारंभ किया गया है। इससे क्या होगा कि कृषि उत्पादकों की नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता, डिजिटल व्यवस्था को सुदृढ़ करेगा। ये हमने देख लिया है 23 जून 2009 नई दिल्ली के अटल अक्षय ऊर्जा भवन में। ये तो हो गया, बस इसमें इतना है कि पारदर्शिता, दक्षता और संचालन की सुगमता को मजबूत करेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें जो सहकार से समृद्धि है, सरकार की जिससे डीलोटी के सहयोग से अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी, लागत में कमी होगी, विपणन किसानों को बेहतर बाजार मिलेगा। इससे महत्व क्या होगा कि कृषि विपणन में डिजिटल होगा और पारदर्शी कुछ बिचौलियों की कमी होगी। मतलब हम पोर्टल के माध्यम से नीलामी करेंगे तो जो मिडिल मैन होते हैं, बिचौलिया होते हैं, उनका जो अपना कमीशन लेते हैं वो कम होगा और किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट होगा। नफेड द्वारा खरीदी गई स्टॉक की कुशल बिक्री। नफेड क्या है? यह एक MSP प्रोक्योरमेंट है जो प्राइस स्टेबलाइजेशन करता है। किसके थ्रू? MSP के थ्रू, जो फसलों की कीमतों की निर्धारित करता है। MSP में हमारी कितनी फसलें हैं उनके बारे में आपने स्टेटिक्स जो नोट्स हैं उनमें देख लेना। एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और फार्मर वेलफेयर के लिए काम करता है। इसकी शुरुआत 1958 में की गई थी और प्रशासन मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन शीर्ष में कृषि सहकारी विपणन संस्था है। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या होगा कि मतलब नीलामी किस प्रकार होगी? किसान के पास स्टॉक है तो वो नफेड पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन करवा के ई ऑक्शन होगा, उसके बाद खरीदारों की बोली लगेगी, ज्यादा बोली लगेगी उसको बेच दिया जाएगा और किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट हो जाएगा और पारदर्शी मूल्य निर्धारण। इसके उद्देश्य क्या क्या हैं? पारदर्शिता, बेहतर प्राइस डिस्कवरी, डिजिटल मार्केटिंग और बिचौलिए तो हो गया। इसके अलावा भी सरकार ने जो योजनाएं लागू की गई हैं उनमें देखिए प्राइस सपोर्ट स्कीम, तो MSP पर दाल और तिलहन की खरीद के लिए ये योजना है प्राइस सपोर्ट स्कीम। और दूसरी है प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, इसमें प्याज, आलू, दालों की कीमत स्थिर करना है। और तीसरी है मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है नाशवान कृषि उत्पादों के, नाशवान मतलब जो हमारी फल सब्जियां होती हैं वो जल्दी खराब हो जाती हैं, उनके लिए ये योजना शुरू की गई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज है कि राखी गड्डी से प्राप्त मानव कंकालों को उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण को सौंपा गया है। तो राखी गड्डी क्या है? राखी गढ़ी हरियाणा में स्थित है, गंगा नदी के किनारे। इसमें सिंधु सरस्वती सभ्यता की सबसे बड़ी ज्ञात बस्तियों के रूप में मान्यता प्राप्त है। और यह हड़प्पा का पुरातात्विक स्थल है जिसमें निरंतर बसावट के प्रमाण मिले हैं। नियोजित बस्तियां, जल निकासी, शिल्प उत्पादन केंद्र, व्यापार नेटवर्क, कब्रिस्तान आदि मिले हैं। तो हाल ही में उसमें टीला संख्या 7 में जो
8 कब्रें खोजी गई हैं, उनमें कब्रिस्तान मिला है, तो उसमें मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं, तो उनके लिए इसे भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण को सौंपा गया है। तो इसमें देखते हैं मानव विज्ञान सर्वेक्षण क्या है। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी कोलकाता में और संस्कृति मंत्रालय के अंडर में। इसके काम में है कि मानव विविधता, जनजातीय समुदाय और जैविक मानव विज्ञान पर अनुसंधान करता है। जेनेटिक प्रोफाइल में देखिए, मतलब इनमें से जो हम ये सर्वेक्षण करते हैं और उनके आधार पर हम इन कंकालों और जो हमें अवशेष मिलते हैं उनके आधार पर हम आनुवंशिक संरचना का पता लगा सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की जैविक पहचान की जा सकती है। मतलब जो कब्रें हैं उनके आधार पर, मतलब पहले के लोग जो अमीर होते थे उनकी कब्रों में जो सामग्रियों की मात्रा है वो की मात्रा से हम पता लगा सकते हैं कि अमीर थे, क्योंकि उनमें सोने, चांदी और जो खाने पीने की वस्तुएं अधिक होती थी, जबकि गरीबों के लिए उनकी मात्रा कम होती थी। तो इसे हम संस्कृति का पता लगा सकते हैं। प्राचीन जनसंख्या के आवागमन के स्वास्थ्य एवं जीवन शैली, भोजन, रोग और जीवन स्तर की जानकारी, सभ्यता की उत्पत्ति, सिंधु सभ्यता और वर्तमान भारतीय जनसंख्या के संबंधों का अध्ययन किया जा सकता है। आगे देखते हैं। आगे मिला है, देखो डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग है, उसने असम इनोवेशन एंड स्टार्टअप फाउंडेशन ने असम में भाषा प्रौद्योगिकी और बहुभाषी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। थोड़े दिन पहले डिजिटल इंडिया भाषणी ने जो नेपाल के साथ भी एक MOU पे साइन किया था। तो इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय यह डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग है, असम सरकार के साथ इसने MOU साइन किया गया है। इसका उद्देश्य है भाषा प्रौद्योगिकी, बहुभाषी डिजिटल समाधान, AI, नवाचार, उद्यमिता, स्टार्टअप इकोसिस्टम और क्षमता विकास समेत क्षेत्रों को बढ़ावा देना, जिससे मतलब स्टार्टअप में निवेश बढ़ावा मिल सके, शिक्षा में हमें सहायता मिल सके। तो डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग है, यह AI आधारित बहुभाषी डिजिटल समावेशन और भाषा प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय पहल है, जिसके माध्यम से सार्वजनिक मंचों और संस्थानों में भारतीय भाषाओं के स्केचेबल स्पीच और टेक्स्ट आधारित AI सेवाएं प्रदान करता है। इसमें जो है 800 से अधिक सरकारी वेबसाइटों का संचालन किया जा सकता है। जो गवर्नमेंट हमारी वेबसाइट उनका संचालन किया जाता है। प्रतिदिन 1.5 करोड़ निष्कर्षों को संशोधित किया जा सकता है। इसमें 36 भारतीय पाठ भाषाएं हैं और 23 भारतीय वॉइस भाषाएं और 35 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का समर्थन है। यह एक ओपन सोर्स आधारित देश के डिजिटल सार्वजनिक जो हमारी अवसंरचना है उसको मजबूती प्रदान। तो इसमें नवाचार, बहुभाषी AI अनुसंधान, डेटा सेट, स्टार्टअप्स और शैक्षणिक में सहयोग को प्रोत्साहित करता है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें PY को भी देख लेते हैं डिजिटल इंडिया पे। ठीक है, तो भारत अपनी इंटरनेट कंपनियों का गठन जैसा कि चीन ने किया है। ठीक है, इंटरनेट कंपनियां देखो, हम ज़्यादातर इंटरनेट जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं उन्हीं से हमारा होता है, तो ये तो जनरली गलत ही होगा। तो एक तो हमारा गलत हो गया। तो एक नीतिगत ढांचे की स्थापना जिससे बड़े आंकड़े एकत्रित करने, समुद्र पार बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहित किया जा सके कि वे हमारे राष्ट्रीय भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत बड़े डाटा केंद्रों की स्थापना करें। तो जो बड़ी इंटरनेट कंपनियां हैं, तो गवर्नमेंट ये पहल कर रही है कि वो डाटा सेंटर हैं जो हमारे देश के अंदर ही स्थापित करें। तो ये तो सही है। ठीक है, तो हमारे अनेक गांवों को इंटरनेट से जोड़ना तथा हमारे बहुत से विद्यालयों, सार्वजनिक संस्थानों एवं प्रमुख पर्यटन केंद्रों में वाईफाई की सुविधा प्रदान करना। ये तो देखो, सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई पर्यटन केंद्रों को ये मिलता है क्या? नहीं, गलत हो गया है। तो ये भी सही है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं कि जो IAS इस विश्व सूची 2026 जारी की गई है। ये GS पेपर 2 से भी रिलेट कर सकते हैं और एथिक्स से भी। तो इसमें प्रौद्योगिकी आधारित प्रतिभा मानचित्रण और प्रशासनिक नियोजन को अधिक प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाना है। तो IAS सिविल सूची में क्या होगा कि जो भी मतलब सिविल सर्वेंट है उसके कार्यों का आकलन होगा, उसे जिस क्षेत्र में
विशेषज्ञता प्राप्त है, उसका लेखा जोखा होगा और इसका केडर आधारित जो सूचना है वो भी होगी। तो इसके आधार पर केडर प्रबंधन में सुधार हो सकता है और साक्ष्य आधारित निर्णय लेने में सहायता हो सकती है। तो मतलब उनको अधिक उनकी होगी। विशेषज्ञता के आधार पर हम विभागों का आवंटन कर सकती है सरकार और उनको अधिक मतलब उनकी जो नॉलेज है उनका अधिक क्रियान्वयन करने में सहायता हो सकती है। इससे देखो योग्यता और अनुभव केडर की में और तैनाती से संबंधित जानकारी तक आसान पहुंच सरकार और संस्थानों को सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाती है और समग्र शासन ढांचे को मजबूत करती है। ठीक है। तो डिजिटलीकरण पहुंच पारदर्शिता प्रशासनिक दक्षता में सुधार करता है। ये हो गया। आगे देखते हैं हम इसमें शासन संबंधी सभी जिम्मेदारियां विभिन्न क्षेत्रों और प्रदेशों में लगातार बढ़ रही हैं और कुशल मानव श्रम का नियोजन, क्योंकि उनकी जो नॉलेज है उनका हम बेहतर उपयोग कर सकती है सरकार अनेक क्षेत्रों। तो प्रशासनिक आवश्यकताओं में पहाड़ी, दुर्गम और भौगोलिक क्षेत्रों में चुनौतीपूर्ण काफी भिन्न होती है, इसलिए समाधानों को लचीला और स्थायी परिस्थितियों के आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त विशेषज्ञता और प्रशासनिक अनुभवों की पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। डिजिटलीकरण से न केवल सुगमता और कार्यक्षमता में सुधार होता है बल्कि सार्वजनिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग भी सुनिश्चित होता है। मतलब जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं उनका हम अधिक से अधिक उपयोग कर सकें, तो संसाधनों का सुरुचिपूर्ण ढंग से, सुचारू रूप से या सुरुचिपूर्ण ढंग से उपयोग किया जा सकता है। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इस लिस्ट में मतलब ये स्टेट पीसीएस में स्पेसिफाई पूछ लेते हैं कि 71वां संस्करण था, 71वां संस्करण और ई बुक के रूप में यह 6ठा संस्करण था। उन्नत खोज और सुविधाओं में हाइपरलिंकिंग सुविधाओं से लेस यह एक क्लिक पर जानकारी त्वरित और सुविधाजनक न था। मतलब इस सूची में एक क्लिक पर ही आप सभी की जानकारी देख सकते हैं। तो यह है जो सुशासन को बढ़ावा देता है, नीति निर्माण और मानव संसाधनों का जो नियोजन का महत्व है वो बढ़ जाता है और मानव पूंजी का अधिक से अधिक उपयोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं, इसमें है कवच। तो भारतीय रेलवे ने जो हमारे पूर्वी तट रेलवे है उसके लिए कवच लगाने को मंजूरी देती है। तो पूर्वी तट रेलवे 630 रूट किलोमीटर पर है। तो कवच क्या एक स्वदेशी शौचालय ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। विकसित शौचालय ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, स्वदेशी रूप से विकसित की गई है जिसमें आवश्यकता पड़ने पर शौचालय ब्रेक लगते हैं। नेक्स्ट देखिए बेहतर सुरक्षा गति। पूर्वी तट रेलवे में सुरक्षा और संरचना को मजबूत करना। कवच भारतीय रेलवे की स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली है जिसे रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने SIL फॉर सेफ्टी इंटीग्रेटेड लेवल 4 से प्रमाणित तकनीकी है। ये भी पूछ सकते भाई SIL-FI4 वर्ष 2020 में से कवच नाम दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। यह एक केव नियंत्रण प्रणाली है जिसे टक्करोधी विशेषज्ञता है और ये तो हमने देख लिया। SI4 और राष्ट्रीय शौचालय ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। से आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान SOS संदेश प्रसारित होता है। लाल सिग्नल पर पहुंचने पर यह लोको पायलट को सचेत कर देता है और आवश्यकता पड़ने पर खुद ही मतलब शौचालय ब्रेक लगा सकता है। तो इसे तेलंगाना के सिकंदराबाद में स्थित इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन कवच के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की मेजबानी करता है। मतलब ये रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन, यह RFID टैग पर कार्य करता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी पर कार्य करता है। तो इससे रिलेटेड एक PYQ भी हम देखते हैं। निम्न में संचार प्रौद्योगिकी विचार कीजिए। निकट परिपथ,
तो उपयोग से कौन सी लघुप्रास के लिए तकनीक यूज होती हैं? तो पहली तो इसमें निकट परिपथ क्लोज सर्किट, दूसरा है टेलीविजन रेडियो आवर्ती अभिनिर्धारण और तीसरा इसमें बेतार स्थानीय लघु प्रास प्रौद्योगिकी मतलब छोटे प्रास में उसको यूज कर सकते हैं। तो बेतार स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, तो इसमें नाम से होगा स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। और बेतार मतलब तार नहीं है वैसे, यह तो लघु प्रास में होगा, हम किसी भी चीज के द्वारा करेंगे। तो ये तो 3 तो सही है। टेलीविजन रेडियो आवर्ती अभिनिर्धारण, तो टेलीविजन भी एक खास रेंज पर ही होता है और मतलब शॉर्ट डिस्टेंस पर ही होता है। तो ये भी सही है। निकट परिपथ क्लोज सर्किट, क्लोज तो वैसे ही होगा, क्लोज सर्किट में कितनी डिस्टेंस पर होगा उसका भी निर्धारण कर सकते हैं। तो ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं भारत का उभरता हुआ टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम। मतलब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारी बहुत सी योजनाएं हैं, उनके बारे में पीआईबी ने मतलब बहुत विस्तार से मतलब आज संपूर्ण योजनाओं को कवर किया गया है। तो ये जीएस पेपर 3 के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत कवर किया गया है। तो भारत की पहचान एक बड़े डिजिटल बाजार ही नहीं बल्कि दुनिया के सामने वैश्विक टेक पावर उभर रहा है। मतलब जो हमारे सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी तो G20 में भी सराहना की गई थी। तो भारत को केवल इंटरनेट प्लेटफॉर्म डिजिटल सेवा तो विस्तार उपभोक्ता के रूप में देखा जाता है। वही आज देश डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे स्वदेशी नवाचार हैं और दमदार स्टार्टअप के लिए है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी, सुपर कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में चलाई जा रही मिशन मोड अभियानों ने देश में इनोवेशन की एक नई लहर पैदा की है। ठीक है, इसमें तम विकसित भारत 2047 सपने को मजबूत करने की नींव रखी है और वैश्विक पटल पर भारत की भूमिका को बुलंद कर रही है। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में इसे 2015 में शुरू किया गया था देश भर में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए और ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को तेजी से विस्तार करने के लिए हाई स्पीड कनेक्टिविटी और मजबूत आधार। ठीक है, और इसे शहर और ग्रामीण दोनों में इंटरनेट की पहुंच, तो सबसे पहले तो इंटरनेट की पहुंच, फिर विश्वसनीयता, उसके बाद में कनेक्टिविटी। तो ऑप्टिकल फाइबर एक्सपांशन जो 2019 में 19.35 लाख था, तो 2025 में 42.36 लाख हो गया है। तो ये डाटा याद रखना है जिटीज से हम मेंस के आंसर में ये का ये बना के ऐसे और उसको बॉक्स में बंद कर सकते हैं। ठीक है, डाटा को ऐसे। इंटरनेट कनेक्शन जो 25.15 करोड़ थे 2014 में, अब 102.86 करोड़ 2026 में हो गए हैं। ब्रॉडबैंड कनेक्शन की तो संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है, जो 2014 में 6.1 करोड़, अब 99.56 करोड़ दिसंबर 2025 में। नेक्स्ट देखते हैं वायरलेस डेटा। वायरलेस डेटा कॉस्ट जो कीमत थी डेटा की वो पहले 269 पर जीबी थी, जो अब 8 to 10 पर जीबी रह गई है 2026 में। और एवरेज मंथली डेटा कंजम्पशन, जो डेटा कंजप्शन है वो तीव्र रूप से बढ़ा है। मतलब पहले डेटा देखो 6.66 MB यूज और अब देखो 24.01 GB। तो हाइपर परफॉर्मिंग कंप्यूटर के लिए सुपर कंप्यूटर हमारी दूसरी योजना है, जिसमें सुपर कंप्यूटरिंग नेशनल सुपर कंप्यूटरिंग मिशन है। नेशनल सुपर कंप्यूटरिंग मिशन जिसे 2015 में 4,500 करोड़ के प्रव्यय के साथ शुरू किया गया था। इसमें अग्रणी संस्थानों को 47 मेटाफ्लोप की संयुक्त कंप्यूटिंग क्षमता वाले 38 कंप्यूटर तैनात किए गए थे। तो ये मेटाफ्लोप क्या है? मेटाफ्लोप जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग
कंप्यूटर की प्रोसेसिंग की गति को मापता है, जो प्रति सेकंड 10 की पावर 15 फ्लोपिंग होती है। ठीक है, ये एक बड़ी उपलब्धि है। परम रुद्र सीरीज का विकास और हमारा जो बेस्ट कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है एरावत और परम रुद्र सीरीज भी है और हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटर हैं। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। तो सेमीकंडक्टर में हमने नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की थी। 2.0 की शुरुआत भी हो चुकी है इसमें, जिसमें हमें टेक्नो सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम शुरू किया गया था 2021 में 75,000 करोड़ के साथ, जिसमें सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग